नमस्कार। आप सभी का आज के इस एक्यूप्रेशर ज्ञान श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले कई बार से हम लोग बात कर रहे थे डायग्नोसिस के संदर्भ में। आज भी हमारा वही रहेगा संदर्भ, मैटर थोड़ा चेंज होगा। देखते हैं आज का क्या मैटर है और इस मैटर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा और ये बताना हमारा बार बार जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमें। तो ये जो श्रृंखला चल रही है वो हर शनिवार को शाम 5 से 6 चलती है। और आप इसको कहाँ देख सकते हैं, तो उसके देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये डायग्नोसिस वाली क्लास चल रही है, उसी का ये अपकमिंग पार्ट है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर करके आपको मिल जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो जितनी अब तक हमने इस पे डाली हैं वो सारी चीजें यहाँ आपको दिख जाएंगी। ठीक है। और हमेशा लेटेस्ट जो भी वीडियो डालती हूँ, अगर ये आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए बस छोटा सा काम करना है, जैसा आप सभी को पता ही ऑलरेडी पता है कि आपको करना होता है सब्सक्राइब, और करके ऑल बटन दबा दीजिए तो अपने आप आपके पास आता रहेगा। एनीवे हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर इस क्लास को शुरू करेंगे। ओम। ओम। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं। संसार का भय कुछ रहे न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं। हृदय में अपने सद्भाव धर लूं। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
थैंक यू। इसके पहले हम सब पढ़ रहे थे जीआईटी के बारे में। डायग्नोसिस में हमने देखा था कि जीआईटी अगर हमारा सही हो जाए तो सारा सिस्टम आपका सही हो सकता है, क्योंकि मेन जो सोर्स ऑफ कुछ भी है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ब्लड फॉर्मेशन का अगर आप बात करें या कोई भी मिनरल है, सॉल्ट है, कुछ भी है, तो स्टार्टिंग जो सोर्स पॉइंट है वो तो आपका जीआईटी ही है ना। तो इस जीआईटी के बारे में हमने पीछे लेक्चर्स में बात किया था। उसी जीआईटी का एक अहम पार्ट होता है आपका स्टमक, जो स्क्रीन पर आप रेड कलर का देख रहे होंगे, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है स्टमक कहते हैं इसको। अब इसी स्टमक को आप लोग अपना माइक बंद करके रखिए। तो अब ये जो आपका सामने दिख रहा है, स्टमक, इसके बारे में आज हम लोग एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास आता है कोई पेशेंट, जीआईटी तो बहुत लंबा है, इसके बारे में मैंने बताया था, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? क्या सिम्टम पेशेंट लेके आए तो आपको लगेगा कि जीआईटी के स्टमक की ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा एक्यूप्रेशर का पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा साइंस का, दोनों मिला के पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ये जो ऑर्गन है स्टमक, दिस ऑर्गन लोकेटेड इमीडिएटली बिलो द रिब केज एंड मोस्टली ऑफ द बॉडीज मिड लाइन, लगभग बीच में है, आप थोड़ा सा राइट भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये बीच में ही इसको मान के चलिए। हैव द फिजिकल फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग फूड थ्रू राइपनिंग एंड रॉटिंग फॉर इसी ब्रेकडाउन इनटू रिप्लेसमेंट एनर्जी। जो आपके बॉडी में एक एनर्जी फील होती है, अभी आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अच्छा खासा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और आपको 2 दिन केवल खाना नहीं दिया जाए, क्या होगा? आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो इट इंडिकेट कि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मेन जहां से ओरिजिन हो रही है, वो है आपका स्टमक। ठीक है। एज द कंपेनियन ऑफ द स्प्लीन और पेंक्रियास, अगर हम एक्यूप्रेशर की बात करें तो किसका ये साथी है? ये साथी है स्प्लीन का, पेंक्रियास का। तो दिस मेटेड पेयर ऑफ ऑर्गन हैव एज देयर चिल्ड्रन, इसके बच्चे भी होंगे, अगर ये माँ बाप हैं, आपस में साथी हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक्यूप्रेशर में एक लैंग्वेज में कहा जाता है, तो इनके बच्चे भी होंगे। तो इनके बच्चों में क्या आएगा? फ्लेशी सेल्स, जो फैट सेल्स हैं, इनके बच्चे का मतलब इनका प्रोडक्शन। तो जैसा खाए पिए होंगे वैसा ही तो फैट बनेगा ना, तो उसी का बच्चा हो गया ना। एक समझाने का तरीका होता है, लोकेटेड बिटवीन द स्किन विच इज अ चाइल्ड ऑफ द लंग्स, और इसको हम लंग्स में भी जोड़ते हैं। हाँ, एंड सेकेंडरली द किडनी टीम, और सेकेंडरी में देखें तो किडनी में भी जोड़ते हैं। एंड मसल्स, जो मसल है, मांसपेशियां हैं, अ चाइल्ड ऑफ द लीवर टीम, ये लीवर टीम की ओर जाती है। तो मेन आपका जो स्किन का बच्चा, जो आपके स्टमक का बच्चा है, वो फैट है, यानी जो उसका आउटकम है, रिजल्ट है, आउटपुट है, वो है आपका फैट। द टंग, साइनसेस, टिश्यूज एंड सेकंड टो also pronounced by the stomach and the spleen in action। तो ये जो आपके टिश्यूज है, टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जीभ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या साइनस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या पैर की जो सेकंड टो है, अंगूठे के बाद वाली उंगली है पैर में, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कहाँ कंसीडर करना चाहिए? वो जगह है आपका स्टमक। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टमक जनरली हैंडल्स सॉलिड्स एंड लिक्विड फूड्स डेली। आप तो जानते ही हैं कि सॉलिड और लिक्विड फूड जो भी आप खाते हैं, उसको हैंडल कौन कर रहा है? आपका स्टमक। इट सर्व्स एट लीस्ट 4 मेजर डाइजेशन प्रोसेस, 4 मेजर डाइजेशन के प्रोसेस ये कंप्लीट करता है। क्या? और यहीं से आप थोड़ा थोड़ा सोचते जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट है आपका टेम्परेरली स्टोरेज ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पहला क्या करता है? जो टेम्परेरली स्टोरेज है, जो भी आप खाते हैं वो कंप्लीट डाइजेशन तो है नहीं, तो टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड और ड्रिंक, ये काम।
कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, बाहर से प्रोटीन एक्स और ये वो लेना पड़ रहा है, तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि योर स्टमक इज वर्किंग प्रॉपर और नॉट। क्योंकि खाने में तो आपने खाया ही था। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके खाने में किसी चीज की कमी हो और तब वो कमी नजर आए, तो वो तो जेन्युइन सी बात है कि खाया ही नहीं तो कहाँ से आएगा। खाते हुए भी प्रोटीन की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, तो एक तो हमारे खाने का पैटर्न रॉन्ग है और या तो हमारे ऑर्गन बीमार है, दो ही कारण होता है। तो ये हमने बताया कि कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, देन मिक्सिंग दिस थिक लिक्विड विद स्टमक एसिड, जिसको आप लोग जानते हैं HCl के नाम से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से, एंड मूविंग द नाउ थिन्ड लिक्विड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा नहीं है कि हम जितनी तेजी से जल्दी जल्दी खा जाते हैं वो वैसे वैसा वो भी जल्दी आगे दे देगा, नहीं। यही तो रोगों की जड़ है, मुसीबत है। हमारा जल्दीबाजी ही हमारे दुखों की जड़ है। हमने यहाँ तो जल्दीबाजी कर दी, लेकिन वहां जाकर के उसको आगे बढ़ना ही नहीं है, बढ़ने ही नहीं देगा। वो कहेगा ऐसे कैसे, जब तक वो बिल्कुल आप सुबह सुबह पेस्ट करते हैं ना, कोलगेट या जो भी ब्रांड है, पेस्ट होता है ना, जब तक ये पेस्ट के फॉर्म में नहीं आ जाएगा तब तक ये बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक। while the lung team may be injured by too much lying down, ऑर्गन आपके कैसे कैसे डिस्टर्ब होते हैं ये आपको हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका लंग्स है, जैसे कुछ लोग हमेशा लेटे हैं, पड़े हुए हैं, बीमार हैं, लेटना मजबूरी है, अलग बात। लेकिन अगर आप दिन भर लेटे रहते हैं तो इससे कौन इंजर होता है, कौन खराब होता है? लंग्स। while the lungs team may be injured by too much lying, the stomach and spleen, pancreas are injured by the sitting to excess। जितने भी शुगर वाले होंगे, जिन्हें भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप उनसे जब बात करेंगे तो वो एक ही बात बोलते हैं, क्या करें, हमें बैठना बहुत पड़ता है। तो ये बैठ बैठ के हमारी ये हालत है। ठीक। तो क्यों? क्योंकि उससे उसको नुकसान पहुंचता है। एक्सेसिव फूड, अगर आप एक्सेस फूड ले रहे हैं तो भी इसके टीम को नुकसान पहुंचता है, ओवर ईटिंग। इसलिए हमेशा और हमेशा, आप मनुष्य हैं, इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। और अगर आपको इस बात का ज्ञान कम हो तो आप पशुओं से सीख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? आपके घर में डॉगी होगा या कैट होगी या कुछ भी, आपने गाय भैंस को भी शायद देखा हो, तो उनको जितना खाना है ना, उससे एक निवाला भी वो ज्यादा नहीं खाते हैं कि आप उसको पैम्परिंग करिए और कुछ कुछ दीजिए कि अच्छा इसको डाल के खा लो, उसको डाल के खा लो। आप पूछते ही नहीं, जो उनका खाना है उनको वही देते हैं, और इसके अलग देते हैं तो खाते नहीं, हटा देते हैं वहां से। लेकिन हम मनुष्यों में क्या है, हम आज सारा खाना खा जाते हैं, हम अपना भी खाते हैं, हम जानवरों का भी खाते हैं। हमारे जानवर अपना ही खाना खाते हैं, पहला। दूसरा, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, उससे हम मात खा जाते हैं। सामने वाला बड़ी भोली भाली सूरत के साथ हमें बहला ले जाता है कि देखो, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है, बिल्कुल मिर्च तीखा वैसा होता है, जो जो भी आप पसंद करते हैं एकदम वैसा बनाया है, खास आपके लिए प्यार से बनाया है। मतलब उसके पहले वाले दिन दुश्मनी के साथ बनाया था, आज प्यार से बनाया पहली बार, क्योंकि आज आपको खाना नहीं, तो आज तो आप खाई लो। और एकदम आप ही के लिए, आप नहीं खाएंगे ना तो हम भी नहीं खाएंगे, कभी कभी तो ये भी बोलते हैं। और आप उनके चिकनी चुपड़ी वाली बातों में आके उसको खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहते हैं कि मेरी वजह से बीमार हुआ है, अरे बोले खाने नहीं चाहिए था, हमने कहा था तो क्या हुआ, हमने तो बात रखने के लिए कही दी थी, आप मत खाते। तब नहीं कहेंगे कि हाँ हमने ही जबरदस्ती लाया था, नहीं। तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है, जानवर ऐसा नहीं करते। तो excess food injures the organ team as well, as demonstrated by obesity or other weight problems। है ना, ज्यादा खाएंगे तो यही सारी चीजें तो बन के आएंगी। द स्टमक इज द पेरेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये बात आपको नोट करनी है। हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसके माता पिता कौन है? स्टमक। सो ड्रूलिंग, बहुत ज्यादा बनना, लार का हमेशा गिरते रहना, या
कोई भी हो, सलाइवा की अदर प्रॉब्लम भी, तो वो इसी के इम्बैलेंस में आती है। Like the spleen or pancreas, the stomach is thought to be especially sensitive during late summer. समझ रहे हैं? ये जो टाइम चल रहा है इस समय, रेनी सीजन हमारे इंडिया का, अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो अलग हो गया। तो जो लेट समर होता है, इंडियन समर एंड और मिड सीजन ऑफ समर, फॉल या विंटर एंड स्प्रिंग, इसमें ये सेंसिटिव होता है। हमें उस समय इसकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। इस समय बारिश का मौसम है, सेंसिटिव, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सेंसिटिव का यहाँ मतलब है कि कमजोर है थोड़ा, खुद ज्यादा गर्मी में कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा विंटर में कमजोर हो जाएगा, बहुत बारिश में कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो सन रेज से चलता है। और जब लेट समर में भी थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि रेनी सीजन आ गया है ना, मिड समर में इतना ज्यादा हीट है कि हम पानी पीते रहते, उससे अग्नि हमारी बुझ जाती है। और आपका विंटर है, उसमें तो जाड़ा है ही, आपको पता ही है कि सूर्य थोड़ा सा कम निकलता है। स्प्रिंग सीजन में भी मौसम चेंज हो रहा है, जहाँ स्विच ओवर हो रहा है वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो हमें ऐसे मौसम में खाने पीने से रिलेटेड चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप अपने रिचुअल्स की बात करेंगे तो आप देखें कि जो हमारे शादी ब्याह का मौसम होता है वो बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन करके बनाया होता है। 12 महीने शादी ब्याह नहीं होते, और 12 महीने त्योहार भी फिक्स नहीं किए गए हैं। मई जून वगैरह में कोई त्योहार आपको ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा। अब जुलाई शुरू हो रही है ना, थोड़ा सा डाइजेशन कंट्रोल होने लायक हो गया, अब शुरू होगा। तो जुलाई में पहला जो आपका त्योहार आता है हिंदुओं में, बाकी त्योहार का हमें बहुत ज्यादा अभी ज्ञान नहीं है, हो सकता होता हो, तो मैंने यही अपना पढ़ा इसलिए हमें इतना ही पता है। तो जुलाई से नाग पंचमी से शुरू होकर के होली में जाके समाप्त होगा। मतलब वो जो टू मच डाइजेशन को डिस्टर्ब करने वाला एरिया है उसको छोड़ दिया बिल्कुल। तो आप देखेंगे अप्रैल मार्च होली के बाद में कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद कल फाइनल है आपका नवरात्रि। ये सफाई कर लो अपनी, और अब कुछ मत खाना। तो हम कुछ नहीं खाते, फिर ये नवरात्र से शुरू हो गए सारी ऑयली चीजें। तो इन सब का भी अपना महत्व है कि क्यों ऑयली है क्यों नहीं है, ये फिर कभी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे मौसम में हमें बहुत ही सजग रहना चाहिए। बाहर वगैरह की जो चीजें हम खाते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और खाना मजबूरी ही हो, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि बाहर हम बिजनेस करते हैं या बहुत ज्यादा हमें फील्ड वर्क में जाना पड़ रहा है, तो पहले का टाइम तो बदल गया कि हम घर से खाना लेके जाएंगे वही खाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो जहां भी खाएं वो अपना थोड़ा सा देख लें कि ठीक ठाक है या नहीं है, उस हिसाब से कर सकते। दूसरा, अल्कोहल एज वेल एज शुगर and the other harshly sweet substances is taken to excess, it is the stomach and spleen which are the most damaged. शराब से लिवर खराब होता है आपने सुना है, लेकिन अल्कोहल या शुगर या बहुत ज्यादा मीठी चीजें जो होती हैं उसको अगर बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो आपका स्टमक और स्प्लीन या पेंक्रियाज डैमेज होता ही है। और ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता भी है। पेंक्रियाज से रिलेटेड बीमारी शुगर है, तो उसका किससे क्या संबंध? दिस डैमेज देन रेडिएट्स आउटवर्ड टू अफेक्ट ऑल अदर ऑर्गन्स। जब ये अफेक्टेड होगा तो फिर ये इसके जो डैमेज है वो आगे भी दूसरों को अफेक्ट करेगा। उसमें कौन है? लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे कुछ इमोशन होते हैं, इमोशन का भी फर्क पड़ता है हमारे ऑर्गन के साथ। और ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ भी है लिवर के साथ, क्योंकि मेरा बर्थ ऑर्गन लिवर होता था। तो मैं उसी एक को स्टडी करने के लिए देखती रहती कि मेरा नेचर ऐसा होगा, लिवर का है तो मेरा ये ऐसा होगा, मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मुझे ये होगा, और हुई भी वैसी वैसी।
ये साइकिल भी किसी दिन आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन कौन सी ऑर्गन हो सकते हैं और उसी हिसाब से कैसे आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक। तो मैंने देखा कि लिवर का जो इमोशन है वो गुस्सा है। तो ये गुस्सा लिवर वालों को ही आता है ज्यादा, बाकी जिनको आता है वो एक्टिंग करते हैं, होता नहीं। ठीक। और लिवर वालों को ओरिजिनल गुस्सा होता है, तो आता ही है, उनसे कंट्रोल ही नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? तो कुछ भी होता है तो उसका पहला असर उनके लिवर पे ही चला जाता है। तो अगर लिवर आपका बर्थ ऑर्गन है तो भी आपके गुस्सा बहुत आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको मान ही लीजिए कि बस हम है ही गुस्सा नहीं क्योंकि किसी महीने में पैदा हुए थे, नहीं। आप उसको अपने विवेक से सही कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, आपका स्वभाव बहुत शांत है, बहुत मधुर है, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, सोशल हैं, लोगों से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन अचानक से आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ करते रहते हैं, इस पे नाराज हो रहे हैं, उस पे नाराज हो रहे हैं, उस पे लड़ाई झगड़ा, वहां पे लूट खसोट, ये कैसे हो गया अचानक से? तो ये भी बताता है कि आपके लिवर में कुछ है जो इस माध्यम से दिख रहा है। तो ये जो आपके इमोशंस होते हैं, ये किस लिए होते हैं? ये हमें बताने के लिए होते हैं कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर ऑर्गन, और आपको उसे चेक करना है। इसको देख के डर के भयभीत तो नहीं हो जाना, उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ द सेल्फ और द ईगो इन द jurisdiction ऑफ द स्प्लीन एंड पेंक्रियास। ईगो होना, ईगो क्या है इस बात का मुझे पता आज तक चल नहीं पाया। जो चीज है ही नहीं, हालांकि ईगो को हिंदी में अहंकार कहते हैं। अहंकार माने अपना स्वयं का आकार। अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपका आकार क्या है? आपका भौतिक नहीं कि आप कितने बड़े पद पर हैं या क्या है, कुछ नहीं है, ये आपके लिए धूल है, सेकंड में ये गायब हो जाती है। लेकिन ये हम अपने आप को सेल्फ इम्पोज्ड होता है कि लोग हमारी पूजा करें, हमारा दरबार सजाते हैं, इसलिए हमें अपने से एक्टिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम गुस्सा न करें तो आप हमारे पास आएंगे कैसे? डर के मारे बुलाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्वेच्छा से अगर आप आ रहे हैं तो आएंगे, लेकिन अगर ऐसा हमने छूट दे दी तो क्या होगा? आप तो आएंगे ही नहीं। आप नहीं आएंगे तो हमारा ईगो हर्ट हो गया। ठीक। तो इसलिए लोग जानबूझकर इसको एक्टिंग के तौर पर किया करते हैं। किसी किसी मामलों में ये लाभदायक भी होता है। मान लीजिए आप ऑफिस में ऑफिस चला रहे हैं अपनी, आपके अंडर में लोग हैं, उनकी आदत हो रखी है, क्योंकि कोई भी अस्वस्थ तो है नहीं, बीमार तो सभी हैं। तो उसकी वजह से कोई लेट आ रहा है, कोई गुस्सैल है, कोई चिड़चिड़ापन है, कैसे है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको बोलना पड़ता है। ठीक। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे लोगों में एडिक्शन है, ग्रास्पिंग, क्लिंगिंग, जिद्दीपना है, ईगोमेनिया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसी के द्योतक है कि आपका स्टमक ठीक नहीं चल रहा है, या आपका नेचर ऐसा है, तो आप इस ऑर्गन को सुधारिए। या ऑर्गन डिस्टर्ब है तो ये नेचर डेवलप हो रहा है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। अब इनको इन जो आपके इम्बैलेंसेस हैं, इनको कई तरीके से ठीक कर सकते हैं, और ये अपने आप को एक्सप्रेस भी कई तरीकों से करते हैं। इसमें हमने सारे ऑर्गन का इन जनरल जरा बताने की कोशिश की है। एक है इसमें एंजाइटी। एंजाइटी किसका सिम्टम है? एंजाइटी सिम्टम लंग्स का भी है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक। तो अगर किसी को बिना बात की चिंता होती है, और कुछ लोग बिल्कुल बेपरवाह होते हैं, काम चाहे जितना ही बड़ा, उन्हें कोई चिंता नहीं। और कुछ लोग होते हैं, मतलब उनका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन बढ़िया है, और जिन जो छोटी छोटी बातों में बिल्कुल एंजाइटी, एंजाइटी उनका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर नहीं। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस लिवर के साथ तो है, इसके साथ सभी ऑर्गन के साथ। ये डिपेंड करता है फॉरगेटफुलनेस कि आप चीजों को
समझते कैसे हैं। और एक हम बड़ा इसको अच्छा मानते हैं कि कह दो हम तो भूल गए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। एक तो होता है कि आप में कोई इम्बैलेंस चल रहा है भीतर, उससे फॉरगेटफुलनेस आ गई, या एक एज के बाद में ब्रेन के सेल्स आपके थोड़े थोड़े कम काम कर रहे हैं, उससे फॉरगेटफुलनेस हो गई। लेकिन तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं कि हम भूल रहे हैं, लेकिन हम भूलते नहीं हैं। रीजन उसका ये है कि हम सही तरीके से उसको समझते ही नहीं। तो जब सही समझा ही नहीं, याद ही कहाँ हुआ। जब याद ही नहीं हुआ तो फॉरगेटफुलनेस का मतलब है ही नहीं, वो तो कहाँ से याद आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप में से अगर कुछ लोग मानते हो कि आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो मैं पलट के पूछती हूँ आपका नाम क्या है, तो बताते हैं उनका याद तो है आपको। आपका मकान नंबर क्या है, ये है। अच्छा, आप उनके स्कूल जहाँ बचपन में पढ़े, लोग बोलते नहीं पास्ट मेमोरी, तो बचपन में जिस स्कूल में पढ़े थे क्या नाम है, ये नाम है। इसका मतलब आपको पास्ट तक का भी याद है, नहीं तो आप भूल जाते ना। तो कहाँ प्रॉब्लम। अच्छा, मूवी देखी, अच्छा आपने कौन सी मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, ये मूवी है, कब देखी थी, अरे इससे 15 साल पहले देखी, तो आज कैसे याद है। और इतना ही नहीं, आपको किसी व्यक्ति ने गाली दी थी, बचपन में दिया था, और आप कहते हैं हम इसको अच्छे से याद कर रहे हैं, इसको मरते दम तक नहीं भूलेंगे। जहां भी वो आदमी सामने दिखा, या कोई बैठ के उसके बारे में बात, तो आप कहते हैं सब भूल जाएंगे। लेकिन जो उसने बचपन में फलानी तारीख में इतने लोगों के सामने गाली दिया था, वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप अपनी याददाश्त को पक्का बता रहे हैं ना। तो फिर ये फॉरगेटफुलनेस कौन सी वाली है। इसका मतलब है कि उसको हमने सही से देखा नहीं। मान लीजिए हमारे पास एक ये नोट पैड है, हमने इसमें बहुत सारी चीजें लिखी, और हमने बस इसको ऐसे ही एक बार बस ऐसे ही कर लिया, इसको पलट के नहीं देखा। फिर आप हमसे पूछते हैं कि ये इसमें इतने आपने जो लिखा है, इसको जरा पढ़िए बिना देखे, तो हम कहेंगे कि नहीं हम तो भूल गए। हम भूले थोड़ी, हमने उसको पढ़ा ही नहीं था। जब पढ़ा ही नहीं था तो कहाँ से बताते। अगर पढ़ लेते तो बताते। लेकिन पढ़ना भी कई तरीके का होता, पढ़ा कैसे है, जैसे पढ़ा है वैसे ही याद होगा। ठीक है, तो याद रखें। तो हंगर है, hunger for or reaction to sweet, worrying, breast problem, various bowel disorders, diarrhea या loose motion, certain mouth problem, disorder of the muscles, connective tissues, vomiting, बहुत सारे cases में, bleeding gums, after eating, abdominal distension, hiccup, हिचकी आना, और कराहते रहना, swelling होना, या पैर के जो सेकंड वाली टो है उसमें कुछ प्रॉब्लम होना। इसके अलावा टेस्ट, स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियास, डिजायर्ड स्वीट, इनको मीठे की बड़ी इच्छा होती है, चाहे कुछ भी मिल जाए लेकिन मीठा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा गुड टेस्ट इन्हें चाहिए। अगर ये टेस्ट ना आए ना, तो इन्हें फिर मजा नहीं आता किसी चीज में। खाना जो भी आप दें तो इनको लगता है कि हमें अच्छा टेस्टी होना चाहिए, केवल मीठे और नमकीन से मतलब नहीं, टेस्टी होना चाहिए। तो अगर कोई इस तरीके की बात करे तो आप समझ जाइए कि उसका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये चीजें, एक बार मैं पीछे से लेके आ रही हूँ, कि ये इसमें बताया गया है। बहुत सारे एक्यूप्रेशर जो सीखने वाले और करने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये सारी चीजें जो 5 एलिमेंट है ना, इसी में किसी में से एक को चुनती है। ठीक है। हर एक ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, आप जानते होंगे। उसमें से एक जो पार्ट है 1/5, वो है आपका अर्थ। अर्थ माने ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं। अब चूंकि हमने पहले 5 एलिमेंट जनरल नहीं बताया है, लेक्चर्स में बताया आप लोगों को, तो शायद आप समझ न पाए, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टू मच हॉट या टू कोल्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, सामने बहुत ठंडा लग रहा है या बहुत गर्म है,
ठीक है। इंडिकेट मेल फंक्शनिंग विद इन द स्टमक एंड स्प्लीन और द पेनक्रियाज ऑर्गन की, या तो स्टमक या स्प्लीन या दोनों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा ये हो सकते हैं। शिवरिंग इन द कोल्ड, ठंडक में जो आपको शिवरिंग होती कपकपी, ये स्टमक से कंट्रोल। ठीक, तो अगर कोई इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रॉब्लम। दूसरा ड्राई माउथ, ड्राई लिप्स, यॉर्निंग, बहुत ज्यादा जम्हाई आना, वो भी एक इसका फंक्शन है। ठीक है। हेल्दी स्टमक रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होगा, और इसके जो साथी हैं, साइंग, हमिंग, क्रिएटिविटी, सिंगिंग, सॉरी, गाना, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई हमिंग गुनगुनाता रहता है, क्रिएटिविटी, हर चीज में क्रिएशन ढूंढे, इमेजिनेशन, आइडियाज, अगर ये आपके अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्टमक हेल्दी है। और अगर सिंगिंग नहीं कर पा रहे, पहले करते थे अब नहीं कर पा रहे, गुनगुनाते रहते तब मन नहीं करता, क्रिएटिविटी है नहीं, इमेजिनेशन भी नहीं, आइडियाज भी नहीं आ रहे, कैसे करें क्या करें, इसका मतलब किसी झाड़ फूक यंत्र तंत्र में नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके स्टमक में, स्टमक को ठीक करिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक और भी है, when these qualities become excessive or obsessive, their gentle expression become stronger emotion। तो अगर आपको अच्छा करना है, स्टमक को अच्छा करना है, तो गाना शुरू कर दीजिए। बढ़िया गाना गाएंगे तो आपका स्टमक भी गाना गाएगा, गुनगुनाएगा। और अगर इसमें से जरा सा भी कुछ गड़बड़ है या अचानक से चेंज आ गया, तो इमोशन से आप हेल्थ को देख सकते हैं, हेल्थ से आप अपने इमोशन को चेक कर सकते हैं। तो हर एक ऑर्गन का अपना अपना पिक्यूलियर नेचर होता है, सारी चीजें होती है। अच्छा, कुछ लोगों को देखा होगा, लोग मुंह से गालियां देते, ये क्या है, और इतना फ्रीक्वेंटली देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये क्या है। ये भी बता रहा है कि आप अपने जो स्टमक है उसको जरा सा ध्यान देते रहिएगा। ठीक है। तो ये बताता है कि ध्यान दीजिए। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, थोड़ा सा आज शॉर्ट में किया है, उसका भी एक रीजन है, धीरे धीरे वापस मैं उस पर आ जाऊंगी, आगे फिर बताऊंगी। और अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट संबंधी कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सामने नंबर दिया हुआ है। और आप, आज इतना ही बता पाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से पूरा नहीं ले पा रही हूँ। और जल्दी ही मिलूंगी आपसे, तो ढेर सारी बात करेंगे और ढेर सारा इकट्ठा करके आपको बताएंगे। वीडियोस भी आजकल इसी वजह से नहीं बन पा रही, जैसे ही थोड़ा